ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। आम आदमी पार्टी एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है और इस बीच 17 महीने जेल में बिताने के बाद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए हैं। क्या वो फिर डेप्यूटी सीएम बनेंगे? क्या फिर सरकार का हिस्सा होंगे? पार्टी की कमान कैसे संभालेंगे? क्योंकि पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में हैं। उन्हीं से पूछते हैं। जुड़ते हैं मनीष सिसोदिया जी के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है मनीष जी। मनीष जी, 17 महीने छोड़िए, मैं आपको 17 साल वापस लेके जाती हूँ। जब आप एक न्यूज चैनल में काम करते थे, कभी सोचा था कि 17 महीने जेल में बिताएंगे और वो भी चार्जेस होंगे शराब घोटाले के? 17 साल तो क्या, 20 महीने पहले भी नहीं सोचा था कि ऐसे शराब घोटाले में जेल में बिताने पड़ेंगे, क्योंकि एक अंदर से कॉन्फिडेंस था कि ठीक है, पॉलिटिक्स में लोग आरोप प्रत्यारोप तो करते रहते हैं, पर कुछ तो कारण होना चाहिए ना जेल भेजने का, कुछ तो कारण होना चाहिए अरेस्ट करने का। तो 20 महीने पहले भी लगता था कि ठीक है, ये पॉलिटिकल बयानबाजी तो चलती रहेगी, पर मेंटली मैं, देखिए, एक तो है कि होप क्या थी, लेकिन दूसरा है कि मेंटली जब आप राजनीति में आते हैं और आप लड़ने की राजनीति में आते हैं कि आपको चीज़ें ठीक करनी है, आप उसके लिए लड़ेंगे, आप सत्ता में बैठे हुए लोगों के गलत को गलत भी कहेंगे और जनता में जगह बनाएंगे, तो कोई आपको रेड कारपेट वेलकम लेके तो करेगा नहीं। तो राजनीति में अगर आप आए हैं और इस तरह की एक्टिविज्म की राजनीति करते हैं तो फिर जेल जाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। दैट वे मेंटली हम तैयार रहते हैं कि भाई जो होगा वो देख ही लेंगे। पर ऐसा सोचा नहीं था कि शराब घोटाले जैसे इस कहानी के पीछे 17 महीने जेल में रहना पड़ेगा। मनीष जी, अभी भी बेल पर बाहर आए हैं, बाइज्जत बरी होकर नहीं आए हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जब आपने बाहर आकर बोला संविधान की जय, ये संविधान की जीत है, ये तो बेल है, बरी मतलब अभी तक बरी नहीं किए गए हैं। ये सारा केस ही बेल तक था। आप देखिएगा, ये ट्रायल में तो ये केस खत्म ही हो जाएगा, लेकिन आप, और इसीलिए इन्होंने इतने लंबे चौड़े गवाह बनाए हैं, 400-500 स्टेटमेंट ले लिए हैं, 20-20, 25-25 हज़ार के पेजेस के चार्जशीट तैयार की हैं, ताकि ये ट्रायल खूब लंबा चलता रहे। इनको भी पता है कि जितना लंबा ट्रायल चलेगा उसके केस में जब फाइनल रिजल्ट आएगा वो तो लेट हो जाएगा, लेकिन जब तक बेल रोक सको। और बेल भी रोकने का इन्होंने हथकंडा क्या अपनाया? वो कानून लगाया जो आतंकवादियों पे फंडिंग के लिए आरोप में लगाया जाता है या ड्रग माफिया की फंडिंग के आरोप में लगाया जाता है। दुनिया भर में ये पीएमएलए जैसे कानून आतंकवादियों की और ड्रग माफिया की फंडिंग रोकने के लिए लगाए जाते हैं। यहाँ पे पॉलिटिशियंस को रोकने के लिए और जो व्यापारी चंदा नहीं दे रहे उनको ठीक करने के लिए यहाँ पे ये पीएमएलए कानून लगाया जा रहा है, क्योंकि इसमें बेल मुश्किल होती है। इसमें जो ईडी का अफसर है उसको जज के सामने कहना पड़ता है, हाँ साहब बेल दे दो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इसलिए सबके व्यापारियों के मामले में भी, पॉलिटिशियन के मामले में भी इसमें बेल होने में देर होती है। तो इसलिए ऐसे ऐसे कानून लगा के तो अभी कॉन्फिडेंट है कि वापस नहीं जाएंगे? नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब तो ट्रायल में तो मैं बता रहा हूँ, ये केस बेल तक ही था। इस केस में जो कुछ था वो बेल तक था और इनकी पूरी कोशिश थी कि जितना लेट बेल हो सके वो कर लीजिए। 17 महीने बहुत टाइम होता है मनीष जी, जेल में रहने का, आत्मचिंतन करने का, सोचने का, रिफ्लेक्ट करने का। सबसे ज्यादा कठिन ये वक्त कब रहा और किस बात पर रहा कि उप मुख्यमंत्री नहीं रहे, पार्टी कैसे चलेगी? आपकी खुद की जो वाइफ है बाहर काफी बीमार रही थी, आप अपने बच्चों से नहीं मिल पाए, तो सबसे ज्यादा कठिन बात क्या थी? पर्सनली थोड़ा फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरी वाइफ बीमार थी, मेरा बेटा अभी पढ़ ही रहा है, बाहर था, तो उसको छोड़ दें तो बाकी तो राजनीतिक लड़ाई है। बाकी मैं बाहर होता तब भी वही लड़ाइयाँ लड़ रहा होता, मैं अंदर था, वो भी लड़ाई का हिस्सा ही था। तो पर्सनल फ्रंट पे मेरी फैमिली ने सफ़र किया। राजनीतिक फ्रंट पे मुझे लगता है कि लड़ाई के अलग अलग रूप हैं और अलग अलग रूप में सामने आते रहते हैं, तो वो मुझे कभी नहीं लगा। जेल तो देखिए जेल है, आप अपनों से दूर हो जाते हैं, आप अपने काम से दूर हो जाते हैं, आप दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन से दूर हो जाते हैं। एक आदमी जो 24 घंटे इन्फॉर्म रहता है वो अचानक जेल में बैठा है अपनी कोठरी में, और 15 घंटे तक तो ऐसे होते हैं उस 24 घंटे में कि 15 घंटे कोई उससे बात भी नहीं करता है, वो अंदर ही है, अपने सेल में बैठा है।
6-7-8 घंटे का बीच में 8-9 घंटे का पीरियड होता है बीच बीच में, जिसमें वो दूसरों से बात कर सकता है, बाकी समय अंदर बंद रहता है। दोस्ती हुई इन 17 महीनों में किसी से? नहीं, दोस्ती क्या, जो लोग हैं उनसे हाय हेलो तो होती रही, लेकिन इसीलिए मैं बोला, आपने अच्छा पूछ लिया कि दोस्ती हुई। मुझे लगा खुद से ज़्यादा दोस्ती हो गई, क्योंकि आप 15 घंटे जब बीच अपने सेल में बंद होकर अकेले बैठते हैं तो आपकी किताबों से दोस्ती होती है या आप खुद से दोस्ती करते हैं। और मैंने बहुत सोचा जब शुरू में मैं गया था कि ये जेल तो जेल है, अब हम जो भी बोलें, लेकिन एक तरह का संकट ही है। और संकट के समय आदमी के सामने दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो टूट जाओ या और मजबूत हो जाओ। तो मैंने चुना कि मैं और मजबूत होकर निकलूंगा। सबसे लोवेस्ट पॉइंट आपका इन 17 महीनों में क्या था मनीष जी? क्योंकि जब आप गए तब एक पार्टी एक हाई पे थी, जब इन 17 महीनों में एक डाउनफॉल हुआ है पार्टी का। अब जिस तरह से आप देख लें, क्योंकि जो पूरे सीनियर लीडरशिप है वो जेल में है, एक क्राइसिस है, पॉलिटिकली वैसा नहीं है जैसे लोकसभा के आप रिजल्ट्स देख लीजिए। तो लोएस्ट पॉइंट क्या था? क्योंकि आप जेल में थे, पर बाहर बातें ये भी चल रही थी कि देखिए मनीष सिसोदिया जी के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी अच्छे से जान नहीं लगाई। अभिषेक मनु सिंह भी लेट आए केस पकड़ने के लिए। बीच में ये भी चला कि ईडी ने बोला कि अरविंद केजरीवाल जी ने, जो उन्होंने बाद में खारिज किया, कि उन्होंने बोल दिया कि सब मनीष सिसोदिया का कराया है। तो कभी ऐसा लगा कि पार्टी साथ नहीं दे रही है, या सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रोपेगेंडा मशीन बहुत स्ट्रांग है। जो इतना बड़ा शराब घोटाला फिक्टिशियस क्रिएट कर सकती है, वो आम आदमी पार्टी के लीडरशिप में फिक्टिशियस कहानियां तो बहुत आसानी से क्रिएट कर ही सकती है। उन पे हमें भरोसा है। जहाँ तक आपने कुछ पॉइंट्स लिखे, मैं मतलब पॉइंट्स बोले, मैं सोच रहा था कि सिंह, ये मैंने भी नहीं सुना कभी कि सिंघवी साहब लेट आए, क्योंकि द मोमेंट आई वॉज अरेस्टेड बाई CBI ऑन 26 फरवरी, शाम को 5 बजे CBI वालों ने मुझे कहा कि आपको अरेस्ट कर रहे हैं हम जी। और लगभग 5:15 बजे जो मेरी सबसे पहली बात हुई, मेरी वाइफ से बात होने से पहले भी, वो सिंघवी साहब से हुई थी। सो कोई अगर कहे, मुझे आके कहे या कोई आके कहे साहब सिंघवी साहब लेट आए, आम आदमी पार्टी ने ध्यान नहीं रखा, तो आपको ये मूर्ख ही है वो, कोई मतलब जो ऐसी क्या बात बोलोगे। हाँ। तो आपको फुल आप उसकी मूर्खतापूर्ण पे हंसी सकते हैं। तो जो यूनिटी पार्टी ना सिर्फ मेरे साथ, बल्कि मैं तो अब जैसे देखता भी था, मैं अपनी वाइफ से बात करता था, बेटे से बात करता था, मतलब इमोशनली हर तरह की सपोर्ट के लिए मेरी वाइफ के साथ खड़ी रही, मेरे बेटे के साथ खड़ी रही। मेरे केस में तो खैर ये पार्टी ने ही केस लड़ा है, मेरी औकात थोड़ी थी कि मैं इतने बड़े बड़े हाई प्रोफाइल एंड पे जाके केस लड़ लूँ, तो पार्टी ने ही केस लड़ा है। तो आई डोंट थिंक ये तो सब, आई मीन ऑल दिस इज रबिश। पता नहीं कौन लोग तो ऐसी कहानियां बना लेते हैं, और अगर कोई इस पे यकीन भी करता है तो कोई क्यों कर सकता है। तो अब आप बाहर हैं, क्या दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री फिर से उप मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, मैं जब से आया हूँ, मुझे आज 4था-5वां दिन है बाहर आए हुए, और मतलब कार्यकर्ताओं में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। मुझे देख के गर्व भी हो रहा है अपने कार्यकर्ताओं को कि यार, लीडर्स को, कार्यकर्ताओं को, MLAs को, काउंसलर्स को, MPs को, सबको देख के मुझे गर्व हो रहा है कि यार पिछले 8-10 साल के इतिहास में किसी को एक ज़रा सी धमकी भी दी ना किसी ने ईडी की, तो उनकी पार्टियां टूट गई, सरकारें बिखर गईं। हमारी ना तो पार्टी टूटी, ना हमारी सरकार बिखरी, और सरकार काम भी करती रही। तो ये तो मुझे बहुत गर्व हो रहा है, और सबके उत्साह को देख के मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं अंदर था, मेरे मन में अकेला बैठता था, तो अकेला मन आशंकाओं का भी पिटारा बन जाता है फिर। पर जब मैं बाहर आया तो मेरी सारी आशंकाएं जो कहीं रही भी होंगी वो भी खत्म हो गई, कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लीडर्स में ज़बरदस्त उत्साह है, और लीडर्स ने पिछले दिनों में एकता जो दिखाई और जिस तरह से एकजुट रहकर है, वो किसी पार्टी में देखने को नहीं मिलता। जरा सी एक पार्टी इतने बड़े संकट से जूझी कि उसके सारे लीडर्स बड़े बड़े जेल में भेज दिए, और उसके बावजूद नीचे वालों को खूब धमकी दी गई, लेकिन ना टूटे, ना बिखरे, और काम करते रहे। आई थिंक ये तो आज़ाद भारत के इतिहास में कोई पहला ऐसा मामला नहीं, आपका एक लौता लोकसभा का MP पार्टी छोड़ गया। आपके कैबिनेट में अभी 5 हो गए हैं, क्योंकि आपके खुद के मंत्री ने पार्टी छोड़ दी। नहीं, ये तो इक्का दुक्का है। अब इन इक्का दुक्का के बारे में देखिए, इतने सारे कार्यकर्ता, इतने सारे MLAs, इतने सारे MPs हैं, उनमें से किसी एक आध ने कुछ छोड़ा तो मैं, और उनके पीछे क्या केसेस हैं वो भी हमको पता है, पहले भी वो बताते रहते थे, तो उसके बारे में तो मैं इतना ही कहूँगा कि कुछ तो मजबूरियाँ होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता।
तो गवर्नमेंट का पार्ट बनना चाहेंगे वापस? क्योंकि अभी आप बन सकते हैं, क्योंकि 5 जो मतलब CM+6 होना चाहिए, CM+5 है, जगह बनने है। को तो बन सकते हैं, बट एक तो मुझे ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है कि अभी मैं बाहर आया हूँ एकदम मैं सरकार में जाऊं। और अभी जल्दबाजी मुझे इस बात की है कि जो कार्यकर्ता मेरे पास मिलने रोज आ रहे हैं ना, वो सब चाह रहे हैं कि आज हमारी विधानसभा में आ जाओ, आप हमारी विधानसभा में भी आ जाओ, हमसे भी मिल लो, हम भी लोगों से मिलवाना चाहते हैं। तो जल्दबाजी मुझे उसकी है, तो वो मैंने काम शुरू कर दिया है। बाकी अभी अरविंद जी भी बाहर आ जाएंगे, मुझे लगता है कि अब कुछ ही समय की बात है, तो उसके बाद डिसीजन ले लेंगे। अभी तो मुझे नहीं लगता कि कुछ अभी कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल भी क्योंकि आपकी जो छवि है एक गवर्नेंस मॉडल पे छवि है, जो आप जब भी आप उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो अभी गवर्नमेंट का पार्ट नहीं लेना चाहते, उसमें भागीदारी नहीं देना चाहते, पार्टी को संभालना चाहते हैं? अभी देखो, मैं चाहता हूँ और क्या नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी इस तरह की कोई जल्दबाजी इसलिए नहीं। 4 दिन हुए अभी मुझे आए हुए, और चारों तरफ कार्यकर्ताओं के बीच में मैं जा रहा हूँ, लोगों के बीच में मैं जा रहा हूँ। वो मैंने काम चुन लिया अपने लिए, वो मेरे हाथ में है। अभी पार्टी की लीडरशिप में भी अभी कोई है कि भाई एक बार अरविंद जी आ जाए और CM साहब आ जाएंगे बाहर, तो उसके बाद CM साहब और पार्टी की सीनियर लीडरशिप अगले 5 महीनों में ये उचित समझेगी कि मैं पार्टी का चुनाव प्रचार में ही काम करूं। आई वुड लव टू डू दैट। वुड यू प्रेफर टू डू दैट? आई वुड लव टू डू एनीथिंग। और मुझे कहा जाएगा कि भाई अब सरकार में बैठना है, सरकार में काम करना है, तो इनफैक्ट दोनों में मुझे तो कोई अपने लिए कोई ऐसा नहीं दिखता कि अगर मुझे ये नहीं कहा, ये कहा तो ऐसा क्यों कहा। पार्टी के सारे लीडर्स सब बहुत समझदार लोग हैं, पार्टी के बेस्ट हित में लेते हैं। मेरी इंडिविजुअल चॉइस अभी कुछ नहीं है फ्रैंकली। मैं 17 महीने के उसके बाद बोल रहा हूँ आपको कि हो सकता है मैं 1 आध महीने में वापस आता तो लगता है कि जो काम मैं छोड़ के गया था कंटिन्यू कर लेता हूँ, पर अभी मैं देख रहा हूँ वो काम बहुत तेजी से आगे चल रहे हैं। स्कूलों के काम, अस्पतालों के काम, मोहल्ला क्लिनिक के काम वो चल रहे हैं। तो ऐसा कोई चीज नहीं है कि साहब सरकार में अगर मैं नहीं बैठा तो ये चीज नहीं होगी। बहुत कहेंगे कि बिल्कुल उल्टा हो रहा है, एक गवर्नेंस क्राइसिस सा हो गया है दिल्ली में। अब हमने देखा कि मॉनसून में सारी रोड भरी हुई थी, एक बेसिक डीसिल्टिंग की एक्सरसाइज जो दिल्ली सरकार को करनी चाहिए वो नहीं हो पाई। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस सा हो गया है, जो बीजेपी हमेशा कह रही थी। उसका मैं एग्जाम्पल दूंगी, क्योंकि एक रूमर सा आया कि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि आतिशी झंडा फहराएं, पर LG ने वो मना कर दिया। तो इसमें बार बार ये टक्कर हो जा रही है, तो आप कैसे देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, गवर्नेंस क्राइसिस है। गवर्नेंस क्राइसिस भी, और एंड से वो गवर्नमेंट में जितना भी कोई क्राइसिस है वो इसलिए क्योंकि LG साहब का नेम फेम सारा ये हो गया कि वो काम रोकते हैं दिल्ली सरकार के। इधर से दिल्ली के मंत्री कहते हैं जी ये करेंगे, वो अपने अफसरों को, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग करके अफसर तो उन्होंने लगा रखे हैं, अफसरों को कहते हैं कि अगर ये काम हो ना तेरी इस्तीफा कर दूंगा। अब उसके बाद क्या होता है, वो काम नहीं होता, कई बार काम रुक जाता है, कई बार फिर हमें ज्यादा लड़के, काम हो जाता है फिर थोड़ी देर में, लेकिन ज्यादा लड़के मंत्री को करवाना पड़ता है। तो ये इसलिए नहीं कि मुख्यमंत्री जेल में है, इसलिए कि LG साहब हर काम को रुकवाने के लिए जितना जोर लगाते हैं, अगर उसका 10% जोर भी वो काम करवाने के लिए लगाने दें और कुछ ना करें। पर ये अभी क्यों ज्यादा दिख रहा है? वो हमेशा ही रहा है। मोहल्ला क्लिनिक जब शुरू में आपको याद है हमने बनाने शुरू किए थे, तब कितना जोर लगाया था। हमने डोर स्टेप डिलीवरी की बात की थी कि भाई घर घर उसकी बात की थी, तब भी कितना जोर लगाया था। हम तो हमेशा LG साहब से लड़े इसलिए हैं कि भाई काम रोक रहे हो आप, जब बाहर थे तब भी लड़ रहे थे। तो अभी जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया कि डीसिल्टिंग का और MCD के जो नाले वगैरह हैं, मतलब ये इसके तो सिंपल हो जाए कि 1.5 साल से LG साहब ने अधिकारियों को डरा रखा है कि अगर इसको दिल्ली जल बोर्ड को फंड दे दिया ना तो देख लेना। फिर LG साहब ने ही वो बजट पास किया था, भारत सरकार भी हमारा तो बजट पास करती है। अभी इलेक्शन होने वाले हैं मनीष जी, तो फिर जो दिल्ली के लोग हैं फिर वो तंग आके बीजेपी को क्यों ना ही इलेक्ट कर दे कि कम से कम चलेगी तो सही सरकार। वही आपको कह रहा हूँ कि इन तमाम, आज लोग पता है दिल्ली के क्या कह रहे हैं कि ना तो पार्टी टूटी और ना सरकार का काम रुका। सरकार का काम इसलिए नहीं रुका कि आज आप देखो स्कूल भी लगातार बनते चले जा रहे हैं। इस सारे क्राइसिस के बीच भी 20 नए स्कूल बन गए, 18 नए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बन गए। हमारे स्पोर्ट्स स्कूल शुरू हो गया। हमारा मैं जिसको शुरू करके गया था, एक आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल, मुझे बड़ा इमोशनल लगाव था उससे कि देश की सेना में अफसर जाने चाहिए स्कूलों से, गवर्नमेंट स्कूलों से। आप यकीन नहीं करेंगे कि 64 बच्चों का पहला बैच था, उसमें से 32 बच्चे NDA क्वालिफाई किए और 8 बच्चे सेकंड लेफ्टिनेंट बन के गए। ये अपने आप में एक मिरेकल है। मोहल्ला क्लिनिक शानदार चल रहे हैं, 2 करोड़ लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराया है। आज 7,700 बसेस दिल्ली की सड़कों पे हो गई हैं, इस सब क्राइसिस के बावजूद।
दिल्ली की हिस्ट्री में आपका कभी। दिल्ली में ऑपोजिशन कह रहा है हर चीज में स्कैम है, बसेस में मैं- स्कैम है, मोहल्ला क्लिनिक में अरे स्कैम इनके है। लिए तो सरकार कागज पे फुल स्टॉप कॉमा भी लगाती है, वो भी स्कैम ही बोलते हैं ये। तो इनका तो इनको क्योंकि स्कैम के अलावा कुछ इनको लगता नहीं। मैं बता रहा हूँ ना कि दिल्ली की बसों पे 7,000, दिल्ली की सड़कों पे 7,700 बसेस इस वक्त चल रही हैं, जो दिल्ली के इतिहास में कभी नहीं रही। इतना क्राइसिस कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं झेला, लेकिन उसके बावजूद जितना काम हुआ। और आज अब मैं जा रहा हूँ लोगों के बीच में, लोग बस यही पूछ रहे हैं, जी सर बस काम करते रहना, काम करते रहना, काम करते रहना। आपको लगता है मनीष जी कि पार्टी की छवि, पार्टी की फजीहत जो दिल्ली के निवासी हैं उनकी नजरों में नहीं हुई है? मुझे लगता है कि पार्टी की फजीहत की जगह लोगों के मन में पार्टी की इज्जत बढ़ी है। लोग कहते हैं यार देखो इनको कितने तोड़ने की कोशिश की गई, ये तो काम ही तो कर रहे थे, बेचारों को जेल भी भेज दिया गया, इनको परेशान भी किया गया, उसके बावजूद ये अड़े हुए हैं, ना तो ये टूट रहे। इतनी सी धमकी पे लोग रिजाइन देके चले जाते हैं, लोग पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, यहाँ ना टूटे बल्कि और काम कर रहे हैं। तो मुझे तो चारों तरफ से मुझे फीडबैक चारों तरफ से मिल रहा है कि भाई लोगों में इज्जत बढ़ी है कि ये पार्टी लड़ती भी है। आजाद देश के इतिहास में पहली बार ऐसी पार्टी आई है, आजादी के लड़ने वालों के बाद, जो आजादी के लिए लोग लड़ते थे वो नहीं डरते थे अंग्रेजों के जुल्मों से। पहली बार ऐसी पार्टी आई है जो पूरी की पूरी केंद्र सरकार के जुल्मों से डरी नहीं रही, बोली जेल में डालना जेल में डाल दो, 17 महीने जेल में डाल देते हैं। आधे से ज्यादा नेताओं को ईडी के नोटिस, सीबीआई के नोटिस थमा रखे हैं, उसके बावजूद डर नहीं रहे। पर मनीष जी, अगर पार्टी की छवि खराब नहीं हुई है और बेहतर ही हुई है, तो फिर जो लोकसभा के चुनाव थे उनमें जो आम आदमी पार्टी का रिजल्ट आया, सिर्फ 2 MP आए पंजाब में, अगर छवि इतनी बढ़िया थी, क्योंकि आपका नारा भी था कि जेल का जवाब वोट से, लोगों ने तो जवाब दे दिया, वोट नहीं दिया आपको। देखिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव एकदम अलग रहता है। वही जनता दिल्ली की कहीं और डिसाइड करती है, लोकसभा में वही जनता, और ये कोई एक बार से नहीं है, 3 बार से तो हम लगातार इसको फेस कर रहे हैं कि जब हम लोकसभा में वोट मांगने जाते हैं तो दिल्ली के लोग अलग तरीके से वोट कर देते हैं। वही लोग जब हम विधानसभा में वोट मांगने जाते हैं तो उस भारतीय जनता पार्टी को पूछते भी नहीं ऑलमोस्ट, और उसको एक बार 3 सीटें दी, एक बार 7 दी। तो ये छवि उनके मन में पूरी कोई दिक्कत नहीं है। पर लोकसभा में क्यों पीछे रह जाते हैं, ये एक बार के नहीं, ये इस घटनाक्रम की वजह से नहीं, ये 14 में भी है, 19 में भी है, अब 24 में भी है। तो शायद हमारी पूरी पार्टी को ये देखना होगा कि भाई जो दिल्ली की जनता इतना प्यार करती है और विधानसभा चुनाव में आंख बंद करके वोट डालती है, कहती है जी इतना काम किया, पूरे देश में बिजली सस्ती मिल रही है, फ्री मिल रही है, स्कूल, हेल्थ, एजुकेशन, सब पे इतना काम हो रहा है, ट्रांसपोर्ट पे काम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट पे काम हो रहा है, महंगाई की दर सबसे कम दिल्ली में है, इन सब पे काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई तो कारण है, वो नब्ज को शायद हमें पकड़ना पड़ेगा। वो आत्मचिंतन का विषय। हाँ, वो आत्मचिंतन का विषय, पर वो इसका मैं इससे कनेक्ट करके नहीं देख पर अगर सकता। सहानुभूति होती अरविंद जी के लिए, आपके लिए, तो फिर वोट क्यों नहीं आता? लोकसभा में वोटिंग पैटर्न ही एकदम किसी अलग तरीके से होता है, जिसको शायद हम समझने में कहीं गलती कर रहे हैं, इसको मैं मानूंगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के प्रति लोगों के मन में प्यार है और नहीं है, इसको आप लोकसभा चुनाव से जज करने लगेंगे तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि फिर 2015 में ऐसा क्यों हुआ, 2014 में हमको एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन 15 में बम्पर वोट मिले, 19 में हमको एक भी सीट नहीं मिली, 20 में बम्पर वोट मिले। तो इसको हम डिस्कनेक्ट करके देखें तभी हमारे समझ में आएगा ये। पर इसमें कुछ और, एक और चीज अजीब हुई है इसी चुनाव में, क्योंकि मनीष जी जब 17 महीने पहले आप जेल गए थे तब एक अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर कोई भाजपा को टक्कर दे पाएगा, बहुत लोग कहते थे, वो अब लगता है कि आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल है। 17 महीने में वो थोड़ा उल्टा हो गया, क्योंकि कांग्रेस जो सबसे कहते थे इंडिया अलायंस की वीकेस्ट लिंक, कमजोर कड़ी थी, इस बार इन चुनाव में उभर कर आई है और लगता है कि आम आदमी पार्टी कमजोर कड़ी बन गई है। आम आदमी पार्टी तो देखो ऊपर ही उठ रही है, किसी भी लेवल से देख लो। पिछले चुनाव में हमारे पास एक MP जीता था, अगर 19 में देखोगे आप, इस वक्त हमारे पास में वोट शेयर भी बढ़ा है और साथ साथ में MPs भी बढ़े हैं। आप देखोगे तो हमारे MPs की संख्या भी बढ़ी है, 3 हो गए। चलिए, तीन। तो 1 से 3 होना, अगर इसको ऐसे देखोगे तो 3 गुना हो आपकी गए। सरकार है पंजाब, हाँ ठीक है, ये तो लेकिन बहुत कहेंगे कि ये तो मैं बिल्कुल, इसलिए कह रहा हूँ, सरकार तो हमारी दिल्ली में भी और 3 बार से सरकार है, तो उसके बावजूद हमें दिल्ली में वोट नहीं मिलता था, दिल्ली में सीटें नहीं मिली। लेकिन हमें जिस जनता ने हमें दिल्ली में लोकसभा नहीं दिया, उसने विधानसभा बम्पर तरीके से जिताया 3 बार।
तो इस लोकसभा और विधानसभा के चुनावों को हमें एकदम अलग करके देखना पड़ेगा। लोकसभा में पब्लिक मेंटेलिटी, वोटर की मेंटेलिटी एकदम अलग तरीके से काम करती है, और इस बार लोकसभा में वोटर की मेंटेलिटी थी कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को पटकना है, और उन्होंने पटक दिया, जनता ने पटक दिया उसको। चलिए, आप आम आदमी पार्टी को अब कमजोर कड़ी नहीं मानते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं। बस आखिरी थोड़े सवाल करूंगी इसी बात पे कि कांग्रेस लगता है साथ है पर नहीं भी है, क्योंकि इंडिया अलायंस के साथ है। जब आपकी गिरफ्तारी की बात आई, जब अरविंद जी की गिरफ्तारी की बात आई, जमकर साथ दिया और आप लोगों के साथ बोले, पर जब पंजाब की बात आई और अब दिल्ली चुनावों की बात आई तो अलग ही उनका रुख है। इसको कैसे देखते हैं, और लगता है कि जो दिल्ली का अभी चुनाव 6 महीने में है, एक अलायंस होना चाहिए कांग्रेस के साथ, क्योंकि कांग्रेस भी अभी एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है। देखो, चुनावी गठबंधन कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए, ये उस वक्त की परिस्थितियों को देख के लीडर्स तय कर लें। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, और किसी के अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम में 4 दिन पहले जेल से बाहर आके कह दूं कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं इस पोजीशन में हूं नहीं अभी। लेकिन इस सारे क्रम में मैं दूर से देख रहा था, ये जरूर है कि इस देश में अभी जो क्राइसिस है वो तानाशाही का क्राइसिस है, कि विपक्ष की पार्टियों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दो। आज अरविंद केजरीवाल जी अंदर हैं, हेमंत सोरेन साहब को डाला था, शरद पवार साहब की पार्टी के लोगों को धमका के तोड़ लिया, कल को राहुल गांधी जी को अंदर कर देंगे, खड़गे साहब को अंदर कर देंगे, सोनिया गांधी जी को अंदर कर देंगे। अगर ये तानाशाही इसी तरह से चलती रही तो हर पार्टी के ऊपर खतरा है, और ये खतरा सिर्फ पार्टी के ऊपर होता तब भी चल जाता। पूरे देश के व्यापारियों को इस वक्त ईडी के नोटिस जा रहे हैं चारों तरफ, लेफ्ट राइट सेंटर, और एक ही काम है, या तो पार्टी को चंदा दे दो, नहीं तो उधर रिश्वत दे दो। और जिन्होंने दे दिया वो नोटिस थमे हुए, नहीं तो बहुत बुरी तरह से पूरा हाहाकार मचा हुआ है। आप कभी जो पीएमएलए के केसेस करते हैं कोर्ट में वकील, उनसे बात करके देखिए, हम तो पॉलिटिशियन हैं, पीएमएलए के जो केसेस कोर्ट में लड़ रहे हैं वकील डिफेंस साइड से, उनसे कहानी सुनिए, कैसे कैसे छोटे छोटे व्यापारियों को ईडी ने परेशान कर रखा है। ये तानाशाही है। व्यापारी बेचारा अपना काम चला रहा है, उससे कहीं टैक्सेशन में मिसकैलकुलेशन हुई है या थोड़ी बहुत उसने गलती भी की है। कोई 500 करोड़ का व्यापारी है, उसने 5 लाख रुपए के टैक्स में कुछ इधर उधर किया, वो कह रहा है जी मैं 50 लाख देने को तैयार हूं। तो मनीष जी, आप क्या? तो मैं कह रहा हूं कि ये जो तानाशाही है, इसके खिलाफ सबको एक साथ जुट के लड़ना पड़ेगा। तो क्या आप हिंट दे रहे हैं कि कांग्रेस और आपको एक साथ लड़ना चाहिए दिल्ली चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, जब चुनाव की टेबल पे बात हो तब करें। लेकिन आज रूल आउट नहीं कर रहे हैं, मैं किसी भी चीज को रूल आउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस चीज की जरूरत है कि आज मैंने मंच से भी बोला कि आज अगर सारा विपक्ष इकट्ठा खड़ा हो जाए, अरविंद केजरीवाल जी भी 24 घंटे के अंदर बाहर हो जाएंगे, और इनकी औकात नहीं होगी कि उसके बाद फिर राहुल गांधी को भी नोटिस दे सकें, या ये फर्जी जितने बाकी पार्टी के नेताओं को इधर उधर परेशान, सब पार्टियों को परेशान करना बंद कर देंगे, और सारा विपक्ष हो जाए तो किसी व्यापारी को फर्जी नोटिस नहीं दे पाएंगे। इसके लिए लड़ना पड़ेगा। चुनाव तो बहुत छोटी चीज है, जिनको 3 महीने बाद चुनाव लड़ना है वो भी, पर एक चुनाव तो आप 2 महीने में लड़ रहे हैं, वो आप कह रहे हैं आप अलग लड़ रहे हैं, 90 की 90 सीट हरियाणा जिनको 2 महीने या 3 महीने में चुनाव लड़ना है वो भी, और जिनको 3 साल बाद 4 साल बाद चुनाव लड़ना है वो भी, सबको इकट्ठे होकर सबसे पहले ये सोचना है कि इस तानाशाही से कैसे बचाया जाए। चुनावी गठबंधन जैसे हमने मतलब लोकसभा चुनाव अपने आप में एक प्रयोग था, लोकसभा चुनाव में दिल्ली में किया, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सहमत होकर दिल्ली में किया, और दोनों ने सहमत होकर पंजाब में नहीं किया। कहां हमने बीजेपी को रोक सकते थे, हमें लगता था यहां रोक देंगे, मिलकर रोक देंगे, नहीं रोक पाए, एक घटना है। लेकिन वहां दोनों अलग अलग लड़े और फिर भी रोक दिया, ये अलग घटना है। तो वो उस चुनाव की कहानी थी। अगले चुनाव की कहानी जो 2 महीने बाद होगा या 6 महीने बाद होगा, 1 साल बाद किसी का चुनाव हो रहा है, हर चुनाव की कहानी अलग अलग होगी। चुनावी गठबंधन लेकिन सारे विपक्ष का, और बल्कि विपक्ष नहीं, मैं तो कह रहा हूं जो उनके एनडीए के कुनबे में शामिल हैं, कल को डेमोक्रेसी पे जब खतरा हो रहा है, तानाशाही हो रही है, तो खतरा उनपे भी है। चंद्रबाबू नायडू साहब 4 महीने पहले ही गलत तरीके से जेल में डाले गए थे इसी तानाशाही की वजह से। बस आखिरी सवाल करूंगी मनीष जी, 17 महीने आप जेल में थे, रिफ्लेक्शन, आत्मचिंतन किया होगा अपनी पार्टी को भी कैसे सुधारें, क्योंकि एक ये भी बात है कि आम आदमी पार्टी ने जो नेक्स्ट रंग ऑफ लीडर्स है उनको एक उभारा नहीं है। हैं दिल्ली में जैसे आतिशी हैं, सौरभ हैं, पर जो अगर आप नेशनल स्टेज पर भी देखें, जो आपके 10 राज्यसभा के एमपीज थे, बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि उन्होंने खुल के आके सामने साथ नहीं दिया। आपको लगता है कि थोड़ी अच्छा चलिए पहले इसी पर जवाब दीजिए। मेरा मानना यह है कि लीडरशिप ना अपने आप उभरती है।
जब जब जैसे जैसे जरूरत होती है और चुनाव, डिसअपॉइंटमेंट लगा नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ चुनाव के समय पे लीडरशिप उभरती है, कोई भी क्राइसिस होता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी होती है, लीडरशिप उभरती है। आज आम आदमी पार्टी अपने सबसे बड़े क्राइसिस पे गई जितना कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं गई। और देखिए लोग तो ये कह रहे हैं कि इस पार्टी में अब ये ताकत हो गई है कि ये बिना लीडर के भी सर्वाइव कर जाती है। इसके लीडर जेल में चले गए फिर भी बिना आइडियोलॉजी के, बिना लीडर के सर्वाइव कर जाती तो है। मानते हैं आइडियोलॉजी नहीं है हमारी तो एक ही आइडियोलॉजी है, दिल्ली पूरे देश के एजुकेशन ऐसा कर दो, और ये अगर आइडियोलॉजी किसी को नहीं लगती है फिर उनकी प्रॉब्लम है। तो बिना सीनियर लीडरशिप की गाइडेंस के अचानक नई नई लीडरशिप, आतिशी का देखो कॉन्फिडेंस, सौरभ से देखो, संजय भाई तो अद्भुत हैं ही, बाकी लीडर जो बाहर थे, राज्यसभा के जो आपके लीडर्स हैं, कोई राज्यसभा हरभजन में, सिंह का मैं नाम तो ले कह रहा हूँ कि लीजिए। राज्यसभा, संजय जी को छोड़ के और संदीप पाठक को छोड़ के बताइए कौन बाहर आया। तो ये आपकी वो है कि भाई सिर्फ राज्यसभा के लोगों से लीडर निकलने चाहिए। मैं कह रहा हूं कि जिस आदमी ने आज तक काउंसलर का टिकट भी नहीं लिया वो भी निकला है लीडर, तो हमारे लिए तो वो भी अचीवमेंट है। सिर्फ राज्यसभा से क्यों निकलें? जो काउंसलर्स हैं उनमें से भी ऐसे अद्भुत लीडर निकलेंगे जो राज्यसभा वाला आदमी नहीं बोल सकता है, और निकले हैं। आज दुर्गेश पाठक को देखो, वो तो एमएलए है ना, वो राज्यसभा में नहीं है, उसके बावजूद कितना शानदार तरीके। तो मैं राज्यसभा, विधानसभा इन सब में देख ही नहीं रहा, पूरी पार्टी में से इस क्राइसिस के समय में अद्भुत लीडरशिप निकली है, और वो देखिएगा कि आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। बस फिर वही आखिरी सवाल पूछूंगी, कोई चेंजेस होने चाहिए आम आदमी पार्टी में, आपको लगता है? क्योंकि आपने खुद देखा होगा और आप कहते हैं एक पार्टी विद अ डिफरेंस है। नहीं, चेंजेस तो हमेशा जरूरत रहती है। आपको क्या लगता है? अंदर से झांकते रहिए, चेंज करते रहिए। आप जब भी पार्टी में स्टेग्नेशन आएगा तो पार्टी सड़ जाएगी, चाहे वो लीडरशिप में हो या कार्य करने के तरीके में हो। तो अब जैसे मैंने कहा, लोकसभा चुनाव हारे, 3 चुनाव हारे बैक टू बैक, और 3 चुनाव विधानसभा के जीते दिल्ली में जी। तो ये अपने आप में एक प्रयोग है जिसपे हमें देख के कुछ समझना चाहिए और इस पे सीखना चाहिए। आप अपना रोल कैसे संभालेंगे? हेमंत सोरेन से जाके मिलेंगे? क्योंकि बहुत लोग आपके लिए खड़े हुए थे। मेरी बहुत लोगों से बात हुई, मेरी बहुत पार्टी के लीडर से बात हुई है, सोरेन साहब से भी, और मतलब टू नेम ए फ्यू डिफरेंट पार्टी के लीडर से फोन पे बात हुई है आपकी निकलने के बाद। हाँ हाँ, सोनिया गांधी जी से बात हुई है? नहीं, टू नेम ए फ्यू बहुत लोगों के, अलग अलग पार्टी के उनके फोन आए हैं लोगों के, क्योंकि मेरा तो कोई नंबर काम नहीं कर रहा था, तो जिस पे नंबर थे उसने उसको कहा कि मेरी बात करा दीजिए। तो अलग अलग इंडिया गठबंधन के बहुत सारे लीडर्स के साथ मेरी बात हुई है, पर मुझे लगता है पार्टी में वो, हमारी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रोल बहुत सारे और लीडर संभाल रहे हैं। अभी मेरा काम है कि दिल्ली के एक एक कार्यकर्ता के साथ मिलना, दिल्ली के लोगों के साथ मिलना, एंड आई थिंक आई एम हेडिंग फॉर दैट। तो पार्टी तैयार करनी है, पार्टी दिल्ली के लिए तैयार करनी है। बहुत शुक्रिया मनीष जी, गुड लक, थैंक यू एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। देखते हैं। बहुत शुक्रिया कि आप हमसे सारे सवाल लिए। बहुत शुक्रिया मनीष।